नमस्कार। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और 22 जिलों में सबसे पहले बात करेंगे बड़ौदा के रण की। बड़ौदा में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। कल शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, लिहाजा आज सीएम और डिप्टी सीएम ने योगेश्वर दत्त के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। राजघराना, मुडलाना, शामबड़ी और भैंसवाल में जनसभाएं की हैं और इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर के बरसे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जात पात पर नहीं, विकास पर बड़ौदा का चुनाव हो रहा है। आपको बताएं कि जसराना में सीएम और डिप्टी सीएम ने आखिरी जनसभा को संबोधित किया। कोई आदमी क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी पहचान कर लेता है, उसको पारखी कहा जाता है। मुझे बताया गया कि इस गांव के इलाके का, बल्कि इस गांव का ही एक विधायक हुआ है, हरियाणा का इस इलाके का सबसे पहला विधायक। भले वो कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन कहा जाता है बहुत ईमानदारी का प्रतीक था वो विधायक। नाम बताया गया श्री नानूराम जी। इस गांव के विधायक हुए नानूराम जी, हुए हैं ना। इस इलाके में, हरियाणा में माना जाता था कि नानूराम एक बहुत ईमानदार भले इंसान है और विधायक हैं। तो जो लोग एक ईमानदार व्यक्ति की पहचान 1966 में कर सकते हैं, तो आज 2020 में वो पहचान करने में गलती नहीं करेंगे। तो इस नाते से आज की ये सभा आपके अंतिम रखी गई। और आप लोग जो आज प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें बाकी तो सब साइडलाइन है, लेकिन अगर मुकाबला कहा जाए तो हमारे योगेश्वर दत्त का और कांग्रेस के प्रत्याशी का पहचान यानी कर सकते हैं मुकाबला, कि हाँ मुकाबले में खड़े हैं। लेकिन ये पहचान आपको करनी है कि विश्वख्यात योगेश्वर पहलवान ये प्रत्याशी, और दूसरी तरफ पूरा नाम तो मुझे ध्यान भी नहीं आता, वो एक और नाम बोलते हैं बालू। पूरा नाम क्या है? इंदु नरवाल, इंदुराज नरवाल। अब ये अपनी बातों को किस प्रकार से पहचान करते हैं, कैसे युद्ध, यानी कुश्ती भी एक प्रकार का युद्ध ही होता है, उसमें जीतने के लिए कौन से दाव पे चलाने होते हैं, ये अच्छी प्रकार से जानते हैं। इनकी पहचान इस नाते से है कि युद्ध में विजयी कैसे हुआ जाता है, और उनकी पहचान कहीं भी अखबार में नहीं, टीवी में नहीं, कहीं क्या वो बोलते हैं, क्या वो विषय रखते हैं, किसी को पता ही नहीं है। इन्होंने विषय रखे अपने, जैसे अब पूर्व वक्ता के नाते से बोले, हम भी सारे मुग्ध हो गए कि किस प्रकार से अपनी बात को बड़े सरल तरीके से आप लोगों को समझा देते हैं। इनका तरीका समझ में आया ना? और गुरुग्राम में महिला वकील की मौत के मामले में आरोपी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ परिवार लगातार अपनी बेटी के न्याय के लिए भटक रहा है। 10 अगस्त को महिला वकील का शव मिला था। हत्या का आरोप साथी वकील पर है, जिस पर महिला वकील को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। वहीं मृतका के परिवार वालों का कहना है कि इसी अदालत के वकीलों का एक गुट उन पर दबाव बना रहा है। पुलिस भी इसके दबाव में दिख रही है। 2.5 महीने में आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। आरोपी सतपाल सोनी की गुरुग्राम जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए बेल तक लगाई गई है, हालांकि कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसको अंदर चल होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। पुलिस वाले कोई कदम ही नहीं उठाया उन्होंने। मिलता नहीं वो जिसमें उस दिन 9 तारीख को भी यहाँ था, 10 को भी यहाँ था, यहाँ था वो, तो पुलिस बोलती है वो है नहीं यहाँ। देखिए, उसके अंदर हमारे यहाँ पर वो एडवोकेट थी विशेष जो है ऋतु करके, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जो उन्होंने अपने साक्ष्य जो है कि यहीं पर एक एडवोकेट थे, उनको आरोपी बनाया उसके अंदर।
कि उन्होंने उनको शादी का झांसा दिया, उनका यौन उत्पीड़न किया और उसके बाद इस हद तक उनका यौन उत्पीड़न किया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो आज उसके लिए उन्होंने अग्रिम याचिका यहाँ पर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अभिषेक फुटेलेजा की अदालत में लगाई थी, जिस पर हमने अपनी बात को रखा और माननीय अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत को जो है खारिज कर दिया। तो उसने उस बच्ची को घेर करके रख दिया था और उस बच्ची के पास उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। और जब उसने देखा कि मैंने इस लड़की को मजबूर कर दिया है, तो उसके बाद उस बच्ची की चैट में सिर्फ सतपाल सोनी का नाम नहीं आया, उसमें उसने बहुत स्पेसिफिक कहा है कि तुम अन्य लड़कियों को भी बर्बाद कर रहे हो। हमें ये नहीं पता है कि हमारे कोर्ट में ऐसी और कौन सी बच्चियां हैं जो ऐसे धूर्तों के चंगुल में फंसती चली जा रही हैं। गिरोह काम कर रहा है जिनका कि मतलब एक ही उद्देश्य। मेरी सिस्टर यहाँ पे वकील थी जिसका सर मर्डर हो गया है और इसके लिए हम इंसाफ के लिए सर हम सीपी ऑफिस, हम डीसीपी ऑफिस, हम बार बार मैंने लेटर्स लिखी हैं पीएमओ तक को, सीएम को, हर जगह लेटर लिखी हैं। बट हमें हर जगह ये बताया जा रहा है कि आप बेटी के लिए ना लड़ो, हमें पे दबाव डाला जा रहा है। जो इसमें विक्टिम हैं जो लोग वहाँ पे, वो जो एडवोकेट हैं और वो हमारे घर तक आ गए और हमें वहाँ पे भी प्रेशराइज, हमें मेंटल रूप से तोड़ा जा रहा है। वहाँ के उनके साथी वकील हैं विनोद कटारिया जी, ये सतपाल जी, ये सब वहाँ पे आके इनके पेरेंट्स ने हमें ये तक कह दिया आप इंसाफ के लिए मत लड़ो। कहते हो हम सब खरीद लेंगे, वकील लोग हैं, आप समझ नहीं रहे इस चीज़ को। सर क्या वकील होना खुदा हो गया है? सर मेरी इकलौती बहन थी, मेरे मदर हैं ये, सर इनसे पूछ के देखो इनसे दिल पे क्या गुजर रही है। और धान की पराली जलाने पर जगह जगह किसानों पर केस दर्ज हो रहे हैं, उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा वो केंद्रीय कृषि और पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस मसले पर बात करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस फैसले से किसानों के सामने बड़ा चैलेंज भी पैदा हुआ है, इसको लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं उन्होंने बड़ौदा में जीत का भरोसा भी जताया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कॉपी आई है, उसके अंदर क्या एनजीटी के नॉर्म्स हैं, क्या केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है और उसको केंद्र सरकार किस लेवल पर चैलेंज भी करेगी, क्योंकि ये तो कोर्ट ऑर्डर को ही उनने गैजेट में निकाला है। मैं स्वयं इसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी बात करूँ, एनवायरनमेंट मिनिस्टर से भी केंद्र के बात करूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक चैलेंज किसान के आगे नया पैदा हुआ है और जहाँ तक हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। मैं तो ये मानता हूँ भरपूर लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है और बड़ौदा की इस सीट को ऐतिहासिक तौर पर ये गठबंधन। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे और वाल्मीकि चौक पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन कई मायनों में प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज की बुराइयां दूर की और समाज को नई दिशा भी दी है। बड़ौदा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार की जीत निश्चित है, क्योंकि बड़ौदा में बीजेपी को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला है। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन दर्शन समाज को एक अच्छी रास्ते पर चलने की जो उनकी विचारधारा, उससे ओतप्रोत होता है। वो एक समाज में जितनी बुराइयां थी, जितनी वहाँ उस समय की सामाजिक समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए और समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए भक्ति मार्ग पर चला करके उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और इस अवसर पर हर वर्ष हम जैसे वाल्मीकि जयंती को मनाते आए हैं। आज भी बड़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ भी, जैसे आज भी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम किया। अभी मैं गोहाना जा रहा हूँ, वहाँ भी। और पंचकुला के बूढ़नपुर गांव में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के पावन अवसर पर वाल्मीकि समाज की ओर से हवन एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शिरकत की। वाल्मीकि समाज ने भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से केक कटवा करके पावन पर्व मनाया। जी का संदेश जो उन्होंने रामायण के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिया, मैं समझता हूं यदि हम उसके ऊपर चलते हैं, यदि उसको अपनाते हैं,
तो हमें जीवन के अंदर कभी असफल। पृथला के गांव सीकरी के सरपंच की दबंगई से परेशान होकर दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने पृथला के विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंप करके न्याय की मांग की है। लोगों का आरोप है कि सरपंच द्वारा उनके पार्क की जमीन पर जबरन कब्जा करवाया जा रहा है और इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने उनको आश्वासन भी दिया कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लोगों ने मांग की है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क की 1800 गज जमीन को सरपंच टुकड़ों में बांट करके अन्य समाज में वितरित कर रहा है, जबकि जमीन उनके समाज के नाम पर है। जबरदस्ती उसने हमारा बोर्ड हमारे बाबा साहब का जो बोर्ड लिखा हुआ था, उसने जबरदस्ती वो बोर्ड हटवाया। वहाँ से पुलिस फोर्स के साथ आया और साथ में वीडियो को भी लेके आया, जब भी उनके पास कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं था उनके पास। हमारे पास रेजुलेशन सारे प्रूफ हैं जिसमें कोई रास्ता पास नहीं हो रहा है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी वो अपने पुलिस बल से, अपने उसके बल से जबरदस्ती उसमें से रास्ता ले रहा है। मतलब हमारे पार्क को जो टुकड़ों में तोड़ रहा है ना सरपंच, वो हम होने नहीं देंगे। उसी की कार्रवाई के लिए विधायक जी के पास आए हैं कि हमारे पार्क की 4 दीवारी होनी चाहिए और हमारे पार्क का सौंदर्यीकरण बढ़ना चाहिए, और यही इन चीज़ों के लिए हम विधायक जी के पास आए हैं। तो मैंने अधिकारियों को बोल दिया है, मौके पर जाकर इनकी समस्या का समाधान करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी महापुरुष हैं, खास तौर पर बाबा साहब का, क्योंकि ये एक धर्मस्थल है, एक प्रकार से बाबा साहब हमारे बहुत पूजनीय हैं, तो उस जगह को एक ग्रांट दे करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चाहे वाल्मीकि भगवान हो चाहे बाबा साहब हों, सबके लिए एक अलग से फंडिंग की व्यवस्था की है, और इसके लिए भी जो पैसे की व्यवस्था हुई होगी, चाहे उसकी बाउंड्री को लेकर के, चाहे उसकी 4 दीवारी को लेकर के, ग्रिल को लेकर के, उसमें जो भी चीज़ें बनानी पड़ेंगी उसको पूरी बना करके एक सुंदर। फरीदाबाद में गाय की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो शाहपुर खादर गांव का है, जहां इरशाद नाम का युवक गाय को डंडे से बुरी तरह से पीट रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने केस भी दर्ज किया और इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त इरशाद गाय को पीट रहा था, वहां आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कैथल में एक अचार फैक्ट्री के 4 सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में खराब अचार के 40 ड्रमों में से अचार निकलवा करके जमीन में दबा दिया गया था। दरअसल खुराना रोड पर एक अचार फैक्ट्री में 26 सितंबर को सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई थी, जिसमें फैक्ट्री में सड़ा हुआ गंदा अचार पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी को भेज दिए थे, जिसमें से 4 सैंपल अनसेफ पाए गए थे, यानी कि वो अचार इंसान के खाने के लायक नहीं थे। और इस बीच कुछ लोग विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 160 ड्रम में लगभग 200 किलो अचार सील किया गया था, लेकिन मीडिया के सामने 40 ड्रम अचार ही जमीन में दबाया गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बाकी अचार कहां गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बाकी का अचार कहां गया? इसके अचार के सैंपल लिए गए थे सीएम फ्लाइंग के साथ में, और उसके चारों सैंपल अनसेफ आए हैं, जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए। उसके बिहाफ पे आज ये इसका जितना अचार मिला, ख़राब जो अचार था, वो सारा डंप करवा दिया गया है। गड्ढा खुदवा के अभी प्रक्रिया चल ही रही है डंप करने की। अचार की फैक्ट्री है और उसमें अचार इतना गंदा है, अचार में कीड़े चल रहे हैं, खाने के लायक नहीं है, जबकि उसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। फ्लाइंग का स्टाफ, हम यहाँ कौन से डॉक्टर साहब ने भी चेक किया, उनमें सब में कीड़े चल रहे थे। आप भी देख सकते हो, क्वांटिटी तो 160 ग्राम के करीब है। डॉक्टर साहब उनमें एक जैसे आसार है किस चीज़ का, 4 सैंपल दिए जा रहे हैं। हाँ, डबल सैंपल दिए जा रहे हैं। अब वो लेबोरेटरी में भेजेंगे। अभी सैंपल ले लिए, अभी HHO सिटी को इन्फॉर्म करा है। यदि IPC की कोई धारा बनती है जैसे 272 273, वो मुकदमा भी। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करते हुए पटाखे की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह पटाखा फैक्ट्री बरोटा गांव में चलाई जा रही थी। सूचना पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में पटाखा जब्त किया। इसके साथ साथ सीएम फ्लाइंग की टीम ने पटाखा बनाने का सामान भी बरामद किया है। मौके से दिल्ली के रहने वाले मनोज जैन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन बाद दिवाली है और ऐसे में गाँव में चोरी छिपे पटाखे बनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई हादसा होता है तो आसपास के लोगों की जान भी खतरे में आ सकती थी, लेकिन विभाग की मुस्तैदी के चलते इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया है।
सिरसा में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जिले में एक दिन में 53 नए मरीज मिले हैं। सिरसा में कोरोना का नए केसेस आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 53 नए केस सामने आए हैं। उसके बाद सिरसा में कुल कोरोना संक्रमित की संख्या की बात करें तो 5325 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 485 एक्टिव है। हालांकि आज 47 मरीज डिस्चार्ज किए गए जो स्वस्थ होने के बाद घर लौटे, और घर लौटने वालों के यानी स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी 4760 तक पहुंच चुका है। लेकिन जिस प्रकार से नए केस रोजाना आ रहे हैं, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। जो ये 53 केस आए हैं उनका अगर विश्लेषण करते हैं तो इनमें से 20 केस सिरसा शहर से, 14 रानिया से और 8 ओडा से मामले सामने आए हैं। यानी कहीं न कहीं शहरी क्षेत्र में लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बहुत कम आंकड़े सामने देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक सैंपलिंग की बात करें, सैंपलिंग में सिरसा में अभी तक 1,05,638 सैंपलिंग ले जा चुकी है और 1018 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। हालांकि सिरसा में अब तक 80 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। लेकिन एक बार फिर से लगातार जिस तरह से रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, स्वस्थ होना को और अधिक सावधान होना होगा और लोगों को भी घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य करना होगा, तभी हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। सिरसा से मसीह। हरियाणा के शैक्षणिक एतबार से सबसे पिछड़े जिला नूंह में बच्चों में पढ़ने का रुझान है, लेकिन कई बार किताबें नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गरीब बच्चों की पढ़ाई में किताबें बाधा नहीं बनेंगी। डीसी धीरेन्द्र खड़खड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात का भरोसा दिलाया है। डीसी नूंह ने कहा कि CSR की मदद से गांव में लाइब्रेरी बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के सचिवालय के अलावा कम्युनिटी सेंटर में भी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें बच्चों के कंपटीशन के साथ साथ पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध होंगी, जिसकी वजह से बच्चों को किताबों के लिए दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा। आप देखने में आया कि प्रायः गांव के अंदर बच्चों की रुझान है पढ़ाई के अंदर, लेकिन कई जगह बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है। तो इसके लिए हमने हर गांव के अंदर एक लाइब्रेरी बनाने का इसमें हमने टेकअप किया है। और हम ग्राम सचिवालय के अंदर, जहां ग्राम सचिवालय है या जहां जो भी सरकारी बिल्डिंग या ऐसा कम्युनिटी सेंटर जहां पर गांव के अंदर ही मिलता है, तो हम उसके अंदर सुसज्जित करके उसके अंदर लाइब्रेरी बनाएंगे। उस लाइब्रेरी का CSR से हम फंडिंग कराएंगे, और ताकि उसमें बच्चों के कंपटीशन की बुक्स, अपने पाठ्यक्रम की बुक्स, ये सारी बुक्स रखें, जैसे कि ताकि बच्चों को कहीं और, गरीब बच्चों को कहीं और। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ये गंदगी से हटी हुई तस्वीरें हैं कोसली विधानसभा के मुख्य तहसील परिसर की, जहां शौचालय गंदगी और शराब की खाली बोतलों से भरे हुए हैं। तहसील में नवनियुक्त नायब तहसीलदार साहिबा से जब हमने बात की तो उन्होंने भी माना कि आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है और नोटिस भी किया कि यहाँ बहुत गंदगी है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मीडिया को ये भी आश्वासन दिया कि अगली बार ये सब दिखाई नहीं देगा, इसे जल्दी साफ सुथरा परिसर बनाया जाएगा। देखिए, मेरा आज पहला दिन है और मैंने भी आने के बाद ये चीज़ नोटिस की है, और ऐसा गंदगी तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इंश्योर करूँगी ऐसा ना हो और इसे जल्दी ही साफ कराएंगे। इतना मुझे। रादौर नगरपालिका में ग्रांट की कमी के चलते शहर में होने वाले विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। रादौर के बस स्टैंड के सामने नगरपालिका के जरिए बनाए जा रहे खेल स्टेडियम के काम पर भी रोक लग गई है। स्टेडियम का काम रुकने से खिलाड़ियों में आक्रोश है। स्टेडियम में गंदा पानी जमा हो गया है। वहीं खेल का मैदान आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है। नगरपालिका के ME ने मामले को लेकर के कहा कि पिछले सप्ताह ही सरकार के पास 2 करोड़ रुपए की अनुदान राशि के लिए पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही SK रोड पर भी वाइडनिंग के लिए सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए भी जल्द डिमांड भेजी जाएगी। प्रदेश सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल में नगर पालिका को एक भी ग्रांट राशि जारी नहीं की गई है। नतीजतन नए विकास कार्य करवाना तो दूर, नगर पालिका में जो लंबित कार्य पड़े हैं वो भी पूरे नहीं किए गए हैं। में तो जहरीले सांप वगैरह, मिंडक मछली 100 घरों में आ जाते हैं और आवारा पशु वगैरह यहाँ पर घूमते हैं। यहाँ पर कोई बाउंड्री का काम अभी तक रुका पड़ा है, कोई काम कंप्लीट नहीं कराया गया। बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है हमको तो। जैसे ग्राउंड तो है नहीं यहाँ पर कोई स्टेडियम का, तो हमको दौड़ अपनी सड़कों में मारनी पड़ रही है, जिस कारण बहुत हादसे हो रहे हैं। हमको बहुत दिक्कत बहुत फील होती है। रादौर के अंदर स्टेडियम का कार्य ग्रांट अनुदान राशि उपलब्ध न होने के कारण जो है वर्तमान में रुका हुआ है। दूसरा जो है एक हमारा विकास कार्य ओल्ड SK रोड पर वाइडनिंग का कार्य होना है,
फतेहाबाद के बड़ोपल गांव में एक कार में आग लग गई। कार के बोनट में आग लगने के बाद ड्राइवर उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की। कुछ देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार चालक हिसार से सिरसा की तरफ जा रहा था। फिलहाल 22 जिलों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।